बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 92 मुलाहिज़ा फरमाएं। टेप फिर शेख की तहवील में था और मीर मोहम्मद लालच में एक बहुत बड़ा सौदा करते करते अपना सब कुछ गंवा बैठा था। अगर वो मुझे दोबारा जिंदा मिल जाए तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि क्या कुदरत के फैसलों को बदलना उसके इख्तियार में था। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जुल्म की खेती कभी नहीं फलती। क्या सोच रहे हो? शेख ने कहा। वापस नहीं चलना क्या? मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और शेख मेरे साथ बैठ गया। अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा। मुझे थाने में ड्रॉप कर दो, उसके बाद तुम जाओ। रात के 2 बजने वाले हैं और मेरी ड्यूटी तो सुबह तक है। शेख ने कहा। तुम जाके आराम करो, मुझे भी इस्लामाबाद फ़ोन करना है। इस वक्त लाइन फ़ौरन मिल जाएगी। मैंने कार स्टार्ट करते हुए कहा। फ़ोन तो मुझे भी करना है। शेख बोला। वो हजरत भी फारिग होने ही वाले होंगे मजनू पर। मुझे जवाब देने का मौका ना मिला कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर थपकी दी। गाड़ी यहाँ से सीधी ले चलो। थपकी देने वाले ने भारी भरकम लहजे में मुझे हुक्म दिया। एक लम्हे के लिए मैं और इकराम शेख अपनी अपनी जगह साकत बैठे रह गए। हम दोनों के ज़हन ने फौरन इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था कि हुक्म देने वाला हुक्म पर अमल कराने की पोजीशन में भी है और किसी फौरी रद्द अमल के तहत हमने जुरात का मुजाहरा किया होता तो यकीनन नुकसान में रहते। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने सर को थोड़ा सा पीछे घुमाया और बैक वक्त उस रिवाल्वर को देखा जिसकी जद में हम दोनों थे। उसे गोली चलाने की जरूरत नहीं थी। वो सर के पिछले हिस्से पर बट मार के भी हमें नॉकआउट कर सकता था। उसका पहला निशाना शेख ही होता क्योंकि मेरे हाथ में स्टीयरिंग था। मैंने गाड़ी को सड़क पर छोड़ते वक्त लॉक कर दिया था, मगर वो कारों के डोर लॉक किसी भी मिलती जुलती चाबी से खुल जाते हैं। वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए पीछे आ बैठा और हमने उसकी तरफ देखा तक ना था। अब अपने अपने ख्यालात में महव थे और आगे की सीटों पर बैठने के बाद पलट कर देखने की जरूरत महसूस भी नहीं की थी। वो बैठा होता तो शायद मैं उसकी परछाई बैक व्यू मिरर में देख लेता, मगर वो लेटा हुआ था और ये भी मुमकिन था कि सियाह रैगजीन की सीटों पर कैमोफ्लाज करने के लिए उसने काले कपड़े पहन लिए हों या ऊपर काली चादर ओढ़ रखी हो। क्या चाहिए तुम्हें? शेख ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा। तुम जो भी हो मिस्टर XYZ, मुझे वो चीज़ चाहिए जो मीर मोहम्मद हमें ना दे सका। वो बोला। मैंने उसकी आवाज़ पर गौर किया जो सुनी हुई लगती थी। तुम्हें क्यों यकीन है कि वो चीज़ तुमको हमसे मिल सकती है? शेख ने कहा। मीर मोहम्मद ने बता दिया था कि वो चीज़ तुम्हारे पास है। वो बोला। और वो झूठ नहीं बोल रहा था। तुम उसके लिए माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम उसे मार चुके हो मिस्टर X? मजबूरी थी। वो लालच में हद से बढ़ गया। आदमी जिस शाख पर बैठा हो उसे काटेगा तो क्या होगा? तुमने उसकी बात पर यकीन करके अक्लमंद होने का सबूत नहीं दिया। शेख ने कहा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वो टेप जो तुम मांग रहे हो मीर मोहम्मद ले गया था? उसका गवाह हशमत खान भी है और इसी बात पर मीर के और मेरे दरमियान शदीद इख्तिलाफ थे। मैंने अदालत के रूबरू अपने बयान में यही कहा था। उस वक्त तक ये बात सच थी। वो पीछे से बोला। गोया बाद में उसके ज़मीर ने मुरामत की तो उसने टेप मुझे दे दिया। शेख ने तन से कहा। या वो तुमसे मुंह मांगा मुआवजा वसूल करने में नाकाम रहा तो दुश्मनी पर उतर आया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे दुश्मनी कर सकता और हम उसे मुंह मांगा इनाम देने का वादा कर चुके थे। सिर्फ वादा, या तुमने उसे कुछ दिया भी था? शेख ने कहा। उसने 10 लाख मांगे थे और 5 लाख उसे दे दिए गए थे। वो बोला। लेकिन कल तुम दोनों सिकंदर और मोहसिन आधी रात के वक्त उसके घर में जा घुसे। तुमने उसके बच्चों को रिवाल्वर की जद पर रख के उससे टेप तलब किया और धमकी दी कि टेप ना दिया गया तो तुम उसके दोनों बच्चों को ले जाओगे। कोई भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा क्योंकि एक बड़ा पुलिस अफिसर और एडवोकेट राबिया जैसे लोग गवाही देंगे कि अगवा की वारदात के वक्त तुम उनके सामने घर में बैठ के उनके साथ लूडो खेल रहे थे। मिस्टर X, ये सब कुछ तुमसे मीर मोहम्मद ने कहा था? शेख ने कहा। हाँ, वो खुद कभी तुम्हारी धमकी में ना आता। उसने अपनी बेवकूफ़ और बुज़दिल बीवी को समझाया भी कि ना हम गोली चला सकते हैं। उसकी आवाज़ पर ऊपर नीचे रहने वाले आ जाएंगे और शायद थाने वाले भी, और ना ये मुमकिन है कि हम बच्चों को उठा के नीचे तक जाएं और फिर भागकर थाने की हदूद से भी निकल जाएं। लेकिन वो औरत थी, अपने बच्चों को दहशत ज़दा ना देख सकी और खुद उनसे ज़्यादा दहशत ज़दा हो गई। उसे मीर मोहम्मद को मना करने के बावजूद टेप तुम्हें ला दिया। मीर मोहम्मद ने सिर्फ एक बेवकूफ़ी की थी। उसने टेप को घर में रखा था और वो भी अपने बेड के नीचे, और उसकी वजह साफ जाहिर है। वो मुंह मांगा इनाम वसूल किए बगैर टेप हमारे हवाले नहीं करना चाहता था, वरना वो टेप को अगले दिन पहुंचा देता। वेरी गुड, कहानी अच्छी सुनाई थी मीर मोहम्मद ने। उसके बाद क्या हुआ? मैंने पहली बार गुफ्तगू में दखल दिया कि हमने उसे छोड़ दिया और इत्मीनान से नीचे उतर गए, या जाते जाते हम मियाँ बीवी को नॉकआउट करके कि वो शोर ना मचा सके और खिड़की से किसी को आवाज़ ना दे सके? नहीं, तुम एक बच्चे को बतौर जमानत अपने साथ ले गए थे। वो बोला कि उसे थाने के गेट पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। बच्चा 10 मिनट बाद वापस आया और उसने दोनों दरवाजों की कुंडी बाहर से खोली। मैं और शेख एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। क्या बच्चे ने यह भी कहा कि गाड़ी लाल रंग की थी या वो फॉक्स वैगन को पहचानता है? एक होशियार पुलिस अफिसर का बेटा है ना, उसने तो नंबर भी नोट कर लिया होगा। गाड़ी यहाँ रोक दो। वो बोला। मैंने तामील की और गाड़ी को उस वैरान सड़क पर खड़ा कर दिया जहाँ से इस वक्त किसी के गुजरने का इम्कान ना था। हमें यही इंतजार करना है कुछ देर। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा। बच्चे ने कुछ नहीं बताया था।
मीर मोहम्मद तुम्हें अच्छी तरह जानता था। उसने खिड़की में से ये देख लिया था कि तुम्हारी गाड़ी थाने के गेट से निकल रही है। वो गाड़ी को भी पहचान गया। अजनबी ने कहा, मिस्टर एक्स, फिर तुम ये टेप लेने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आए? हालांकि मैं अकेला था और तुम्हारा ये एक आदमी रिजवी साहब की कोठी के गेट पर संतरी बना खड़ा था। मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो सिकंदर कि हमने उन्हें 4 आदमी भेजे थे और उन्हें अच्छी तरह समझा भी दिया था कि उन्हें एक टेप लाना है। हम उन्हें ये नहीं बता सकते थे कि वो टेप कैसा है या उसमें कौन सी खतरनाक बात है। इतना उनको यकीनन मालूम था कि वो टेप हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उसका हासिल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उनको 10-10 हज़ार रुपए देने का वादा किया गया था और ये समझा दिया गया था कि वो अपना काम इत्मीनान से करें, वहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन तुमसे होशियार रहें। लेकिन वो नातजुर्बाकार लोग थे और इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें एक बहुत बड़े पुलिस अफीसर के घर में घुसकर सारा काम करना है, जिसने सख्त हिफाजती इंतजाम भी कर रखे हैं। संतरी को हमने खुद ही हटा दिया था, मगर अंदर कहीं हमें भी खबर ना थी कि वहाँ कोई खुफिया अलार्म ना हो या कोई कैमरा वगैरह पोशीदा ना हो। ये बात हमने उन पर भी वाजे कर दी थी कि चंद रुपयों के एक केस को लाने के लिए हम 4 अफराद को 10-10 हज़ार रुपए बिला वजह नहीं दे रहे हैं। ये काम आसान बहरहाल नहीं है। उन्हें घर की तलाशी लेनी होगी और पूरी एहतियात के साथ वो केस कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि केस हमारे ही कमरे में होगा, वरना राबिया के कमरे में रिजवी साहब का कमरा और घर के दूसरे हिस्से बाद में देखे जाएं। लेकिन खाना तलाशी का सबूत कहीं ना छोड़ा जाए। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया था कि मारपीट और तोड़ फोड़ से गुरेज करें और रिवाल्वर दिखा के तुम्हें बेबस कर दें। मगर वो जो बड़ा बदमाश बनता था और उनका हेड बन के गया था, उन्हें कंट्रोल ना कर सका। एक तो तुम्हारी इश्तियाल अंगेजी के बायस बेकाबू हो गया और दूसरे ने तुम्हें डंडा मार के बेहोश कर दिया। अगर मैंने वो दूसरा जूता भी पहन लिया होता तो कुछ ना होता। मैंने कहा, अगर का लफ्ज तारीख में भी बड़ी गड़बड़ का बायस रहा है। वो बोला, बाकी लोगों ने बड़ी उजलत में तलाशी ली और वैसे एक अहमक ने अपने बास के हुक्म पर अलमारी के ताले को फायर करके खोल दिया, जो उन्हें बाद में बाजार से ला के लगाना पड़ा। मिस्टर एक्स, क्या उस टीम में शामिल करने के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जो ताले खोलने का माहिर होता? मैंने कहा, वो 5वां आदमी पहुंचा ही नहीं जिसका वो बैग था। उसे पुलिस बहुत से लोगों के साथ चोरी के एक केस में तफ्तीश के लिए उठा के ले गई थी। वो बोला, बाकी लोगों ने वापस आके नाकामी की रिपोर्ट देना कसरे शान समझा। उन्हें यह डर भी था कि उनके 10-10 हज़ार मारे जाएंगे। वो एक के बाद दूसरी गलती करते चले गए। उन्होंने एक ब्रीफकेस में से एक टेप भी निकाल लिया। वो उसे ही असल समझे। क्यों? क्या उसे उन्होंने सुनकर देखा मिस्टर एक्स? मैंने कहा, हाँ, उन्होंने घर के ही एक केस प्लेयर पर उसे सुना था। वो बोला, इसका मतलब है वो आवाज़ें पहचान गए थे। वो लोगों को पहले से जानते थे जिनकी आवाज़ें उस टेप में थी। वो ना तजर्बाकार तो थे मगर नए लोग नहीं थे। मैंने कहा, वो चौधरी दिलावर की और डिसल्वा की बातें सुन के इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि यही वो खतरनाक टेप है। फिर यह कि वो एक फाइल भी ले गए। फाइल? कौन सी फाइल? वो कोई फाइल वगैरह लेने नहीं गए थे। वो बोला। उसके यकीन ने मुझे चकरा दिया। वो फाइल फिर कहाँ गई? तुम उन्हें बता देते कि टेप भी 2 किस्म के होते हैं। शेख ने कहा, एक ये कि नए केस टाइप और दूसरे पुराने स्पोल। ये गलतफहमी तो सुल्लू के पट्टे बीर मोहम्मद ने पैदा की थी, जो आखिर तक सिर्फ टेप टेप कहता रहा। उसे अब गाली क्यों देते हो जो मर चुका? उसने तो तुम्हें ना जाने कितनी गलत बातों से बेवकूफ बनाया। मैंने कहा, तुमको टेप चाहिए तो ये लो। मैंने गाड़ी का खाना खोला और स्पोल को गत्ते के डब्बे समेत पीछे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ बातें मेरी भी सुन लो। मालूम नहीं हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं और क्यों, और ये इंतजार कब तक जारी रहेगा। मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएं तो इन्हें भी समझा देना जो समझते हैं कि मेरी जान इस टेप में है। ये पुराने अलिफ लैलवी किस्सों जैसी बात है कि समंदर बीच एक जजीरा है। जजीरे में 7 कोस पर एक बाग है। बाग में सोने का एक पिंजरा है और उस पिंजरे में जो तोता है उसमें काले देव की जान है। बुनियादी बात तो यह है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन इस टेप के हासिल करने की जिद्दोजहद भी फजूल थी। एक झूठ तो मीर मोहम्मद ने तुमसे ये बोला कि टेप हम ले गए थे। सबूत अगर देखना हो तो मीर मोहम्मद का फ्लैट जाके देखना। उसके 2 दरवाजे जीने में खुलते हैं मगर दोनों बाहर से बंद नहीं हो सकते। एक ही कुंडी नहीं है बाहर। अगर मीर मोहम्मद को नॉकआउट किए बगैर फरार होते तो सिर्फ एक दरवाजा बंद कर सकते थे। वो दूसरे दरवाजे से हमारे पीछे दौड़कर आ सकता था। वो खामोश रहा और मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी बात का थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ है। दूसरी बात ज्यादा अहम है। मैंने कहा, उसने ये टेप अपने खिलाफ होने वाली महकमा जाती कार्रवाई से बचने के लिए खुद इकराम शेख को दिया था। इस बयान के बाद जो इकराम शेख ने अदालत में दिया था उसके खिलाफ तफ्तीश नागजीर थी, खास तौर पर मुहर्रर के उस बयान की वजह से जो उसने टेप से नकल किया था। बेशक अब वो मुहर्रर भी गायब है और बयान पर अब्दुल के दस्तखत भी नहीं है, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि वो तहरीर मुहर्रर की ही है। उस तहरीर का नमूना तो थाने के रोजनामचे में भी है। यह बयान अदालत के रिकॉर्ड पर है। अदालत कुदरती तौर पर यह सवाल करेगी कि मुहर्रर को बिला वजह किसी मकतूल से एक एतराफ़ जुर्म मंसूब करके लिखने की क्या जरूरत थी। शेख को बिला वजह मीर मोहम्मद पर टेप की चोरी का इल्जाम आयद करने में क्या फायदा था? तुम गलत कहते हो। वो बोला, मीर मोहम्मद को टेप के 5 लाख मिल चुके थे, 5 लाख और मिलने थे। उसे अंदाजा था कि बदअहदी और गद्दारी का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। खुमियाजा?
मैंने तन से हंस कर कहा, वो बहुत चालाक था। उसने इकराम शेख से कहा था कि वो नादम है और उसे एक दरख्वास्त की थी। शेख कह दे कि कोई शख्स ये टेप थाने में छोड़ गया था। अगली पेशी पर शेख ये बता देगा कि गुमशुदा टेप मिल गया है। इससे पहले वो असल टेप तुम्हारे हवाले करके तुमसे बाकी 5 लाख वसूल कर लेता और बाद में मासूम बन जाता। मुझे क्या मालूम था कि शेख पहले ही एक नकल बना चुका है। उसके घर में भी वैसा ही टेप रिकॉर्डर है। यकीन नहीं तो उसके घर जाके देख लो। वैसे भी वो नौकरी पर लात मार के मुल्क से फरार होने की सोच रहा था। बकवास बंद करो। अब तुम मुझे ये बता रही हो कि टेप 2 है। अफसोस कि तुमने बीर मोहम्मद को मारने में बहुत जल्दी की। मैंने कहा, वो जिंदा होता तुम उससे पूछ सकते थे कि असल टेप किस कंपनी का बनाया हुआ था और वो तुम्हें बताता कि जो टेप उसने निकाला था BSF का था। वो टेप रिकॉर्डर भी जर्मनी का बना हुआ था। स्पोल टेप भी जर्मन था। अब उस टेप पर गौर करो मिस्टर एक्स, ये जापानी है, इकाई ऑफ जापान। फर्क साफ जाहिर है, लेकिन तुम्हारे पास तस्दीक का कोई जरिया नहीं है। और वो असल क्या नाम लिया था तुमने? MBBS। मेरी बात ने उसे चकरा दिया। BSF। मैंने उसकी जहालत को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर मीर की बीवी के पास ले जाओगे तो वो दोनों के डब्बे देखकर फर्क बता देगी। उसको तो हमने मीर मोहम्मद के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सारी खराबी की जिम्मेदार वो थी। उसने हमारी आंखों में धूल चौंकी थी। वो मुश्तइल होके बोला। और मीर मोहम्मद, वो कुछ नहीं बोला था। उस जुल्म के बावजूद हमने उसे एक ही दफा में नहीं मार दिया था। वो बोला, हमने उसे थोड़ा थोड़ा करके खत्म किया था। बीर मोहम्मद के सामने उसके साथ ऐसा सलूक किया था कि बीर पागल हो गया था। वो चीख चीख कर अपनी बीवी को गालियां देता रहा और उसे कहता रहा कि टेप के मुतल्लक बता दे, मगर उसने शोहर की एक भी नहीं मानी और बड़े अजाब के साथ मरना मंजूर कर लिया। किसी को भी उम्मीद ना थी कि एक औरत ऐसी कुव्वत का मुजाहिरा कर सकती है। औरत? मैंने सोचा वो औरत नहीं, माँ थी। उसके लिए यह कैसे मुमकिन था कि अपनी जान बचा लेती और अपनी ममता का खून कर देती, अपने बच्चों को उन खूनी दरिंदों के हवाले कर देती, ममता के पाक रिश्ते की आबरू गंवा देती। जल्दबाजी का नतीजा हमेशा बुरा होता है। मैंने कुछ देर बाद कहा, अब तुम्हें कौन बताएगा कि असल टेप कहाँ है? तुम तो मीर मोहम्मद को भी कत्ल कर चुके हो मिस्टर एक्स। उसने दीवानगी में हम पर हमला किया था। वो बोला, और तुम में से किसी ने उसे गोली मार दी थी? मैंने कहा, नहीं, हमने उसे ज़िबा कर दिया। वो वसीले लहजे में बोला। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गोया वो लाश मीर मोहम्मद की है जिसका ना सर है ना हाथ है। मैंने कहा, और जो अभी कब्र से निकली है वो कब्र नहीं थी, चूहे दान था जिसमें तुम दोनों फंस गए हो। वो बोला, मुझे फोन करने वाले तुम ही थे ना? शेख ने अचानक कहा। आवाज बदली हुई थी लेकिन लहजा तुम्हारा था। वो हंसा। कैसी थी वो कहानी जो मैंने सुनाई थी? जब मैं और मेरे साथी बोरी फेंकने गए तो वहां कोई उल्लू का पट्टा मोटरसाइकिल वाला नहीं गुजरा था। हमें मालूम था तुम तजस्सुस और फर्ज शनासी के चक्कर में वहां जरूर आओगे। तुम उस ड्रामे के अदायतकार नहीं हो। मैंने कहा, एक मामूली अदाकार और खुद को ये क्रेडिट मत दो कि ये भी तो हो सकता था कि मैं ना आता। शेख ने कहा, एक हमाकत तो तुमने भी की थी, यानी लाश को पहले गड्ढे में फेंक दिया था और फिर उसको कुछ दूर ले जाकर दफन कर दिया था। ये सिर्फ इसलिए था कि तुम ना हो तो कम से कम बीर मोहम्मद की गुमशुदगी का राज फाश ना हो। वो बोला। बाद में किसी ने कहा था कि एक पुलिस अफसर की लाश से बहुत हलचल पैदा होगी, उसे नाकाबिले शिनाख्त बना दो। तुम ना आए तो कोई बात नहीं, और आ गए तो खोद कर क्या निकालोगे? महज एक जिस्म, नामुकम्मल और बेजान जो अपने बारे में कुछ नहीं बता सकेगा। तुम्हारी जान से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात यकीनी थी कि तुम निशाना से असल मदफन तक पहुंच जाओगे। हम यहाँ कब तक मुज़ाकरात करते रहेंगे? मैंने कहा, जबकि मुश्तरका एलामिया जारी होने के इम्कानात भी हैं और हम ये भी नहीं जानते कि हम सब का अंजाम क्या होगा। तुम्हें मेरे अंजाम की फिक्र क्यों है? वो चिढ़कर बोला, इसलिए कि तुम भी महज एक मोरे हो, पैदल घोड़े या फेल भी नहीं। तुम्हारा पिटना भी यकीनी है। तुम बोले बगैर नहीं रह सकते। वो बोला, या तुम मुझे भी मुश्तइल करने का हरबा आजमा के शिकार करना चाहते हो? मैं एक सिगरेट तो पी सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी इजाजत है। इसी बहाने अपनी फुर्ती और चालाकी मत दिखाना। मुझे हुक्म है कि तुमसे कोई सरोकार ना रखूं, बल्कि पूरी कोशिश करूं कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। वो बोला, वो लोग सिर्फ शेख साहब को लेने आएंगे। बैठे बैठे तो मेरा सारा जिस्म अकड़ गया है। मैंने हाथ उठा के अंगड़ाई ली और हाथ नीचे लाते हुए थोड़ा सा बैक व्यू मिरर को छू दिया। बैक व्यू मिरर घूम कर पीछे वाली सीट का मंजर पेश करने लगा। फिर मैंने सिगरेट चला ली। मेरा दिल उछलकर मेरे सीने से टकराया और मेरा सांस रुक गया। पीछे की सीट पर से बीर मोहम्मद मुझे घूर रहा था। उसकी खुली आंखें मुझ पर मुर्तकिज थी। लाइटर की मदम रोशनी में भी उसकी सूरत के नकूश बिल्कुल वादे थे। इस सूरत को शनाख्त करने में मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती थी। ये वही मीर मोहम्मद था जिसने बहुत कोशिश की थी कि फांसी का फंदा मेरे गले में फिट हो जाए। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी नजर के सामने सिर्फ बीर मोहम्मद का चेहरा था, बाकी दड़ नहीं था। बाकी दड़ बहुत पीछे इस वक्त भी फर्शे खाक पर दास्ताने इबरत बना पड़ा था। ये सिर्फ सर था, गर्दन से ऊपर का वो हिस्सा जो लाश के तन से जुदा कर दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने रुके हुए सांस को खारिज किया और फूंक मार के लाइटर को ऑफ कर दिया। हालांकि मेरा उस पर से अंगूठा हटा लेना ही उसके शोलों को दबा देने के लिए काफी था। मैंने सिगरेट का एक कश लिया और धुआं खारिज करते हुए एक बार फिर बैक व्यू मिरर में देखा।
शेख ने यकीनन मेरी हालत में रुनमा होने वाले तगय्युर को नोट कर लिया था। तुमने मुझे सिगरेट नहीं दी, वो बोला। सिगरेट पीने के आदाब अदब सब भूल गए? सॉरी, मैंने चौंक कर कहा। पहले इनसे तो इजाजत ले लो, हमारे जेलर साहब से। मिस्टर एक्स, क्या मैं भी सिकंदर से एक सिगरेट ले सकता हूँ? शेख ने कहा। ले लो, और हो सके तो एक मुझे भी दे दो, उसने बड़ी शान इस तगना से कहा। मैंने पैकेट में से एक सिगरेट निकाल के शेख की तरफ बढ़ाई और अपने लाइटर से जलाई। उम्मीद की एक किरण पल भर के लिए रोशन हुई। मैंने सिगरेट और लाइटर दोनों बुढ़ के देखे बगैर पीछे बढ़ाए। हसबे दुआ को उसने एक हाथ से रिवॉल्वर थामे रखा और सिगरेट का पैकेट लेने के लिए दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। मालूम नहीं यार शेख, इस्लामाबाद की सूरत-ए-हाल क्या है? मैंने एक बेमकसद बात की और बजाय गैर इरादी तौर पर मेरा वो हाथ पीछे हो गया जो सिगरेट और लाइटर अपने शाने के पीछे पकड़ाने के लिए आगे बढ़ा हुआ था। एक बेजरर सी बात थी जिसका हमारी मौजूदा सूरत-ए-हाल से जरा भी ताल्लुक नहीं था। मिस्टर एक्स ने हाथ और आगे बढ़ा के दोनों चीजें ले ली। मुश्किल ये थी कि वो ऐन इकराम शेख के पीछे था, चुनाचे मुझे बैक व्यू मिरर में नजर नहीं आता था। बिल्कुल दूसरे किनारे पर यानी मेरे पीछे बीर मोहम्मद का सर सीट पर यूं रखा हुआ था कि मैं निगाह उठा के देखता तो उसकी आंखें मुझे घूरने लगती थी। बैक व्यू मिरर का जाविया जिसमें पहले पीछे की सड़क और ट्रैफिक नजर आती थी, मेरा हाथ लगने से ऐसे जाविये पर आ गया था जिसे दुरुस्त करना अब मुश्किल था। चुनाचे मैं यही चाहता था कि इस आईने में अपने दुश्मन का चेहरा देखूं, मगर मेरा हाथ ऐसे लगा आईना दुरुस्त समत में घूम गया। उसने दाएं हाथ में रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत रखी हुई थी। पैकेट को गोद में रख के उसने बाएं हाथ की मदद से एक सिगरेट निकाल के लबों में दबाई और फिर बाएं हाथ से ही लाइटर को दबा के रोशन किया। ये लोग तुम्हें कहाँ ले जाएंगे शेख? मैंने तशवीश अमेज लहजे में कहा। टेप तो मिल गया है इनको। बज़ाहिर मैं पीछे की तरफ बिल्कुल मुतवज्जो ना था, लेकिन दर हकीकत मेरी तमाम तवज्जो पीछे थी। मुझे मालूम था कि वो सिगरेट का पैकेट और लाइटर मुझे वापस देने के लिए हाथ आगे बढ़ा चुका है। मैंने बात शेख से जारी रखी और हाथ को थोड़ा सा पीछे किया। उसने अपना हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ाया ताकि दोनों चीजें मेरे हाथ तक पहुंच जाएं। अचानक मैंने देखा कि उसका हाथ तकरीबन मेरे कंधे के पास है। वो लम्हा बहुत मुख्तसर था जब मैं हाथ पकड़ के एक झटके में उसे आगे ला सकता था, और उसी वक्त हाथों की कुव्वत पर खुद को उठाकर पैरों को समेटते हुए उस खाली जगह से गुजर सकता था जो सीट और फॉक्स वैगन की छत के दरमियान थी। वह झटके से आगे आता और उसका मुंह अपने मुकाबिल सीट की पुश से टकराता और वह इतना झुक जाता कि मैं उसके ऊपर जा गिरता। लेकिन ये बात यकीनी थी कि उसके रिवॉल्वर से एक गोली जरूर निकलेगी। जब उसका तवाज़ुन बिगड़ेगा तो रिवॉल्वर का रुख भी बदलेगा, मगर किस हद तक? हमला होते ही उसका ज़हनी रद्द-ए-अमल किसी खुदकार मशीन की तरह होगा। अपने हाथ को मेरे हाथ की गिरफ्त में महसूस करते ही वो फायर करेगा, और उसी लम्हे एक मुख्तसर तरीन हिस्से में जब मैं अचानक उस पर हमला करूंगा वो आगे आ रहा होगा और मैं उसको जेर करने के लिए पीछे की तरफ छलांग लगा दूंगा, मगर अभी इतना वक्त गुजरा होगा कि मैं ऊपर उठ जाऊं। वो फायर कर चुका होगा। उस वक्त रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली कहाँ जाएगी? मेरा अंदाजा ये था कि रिवॉल्वर का रुख उस वक्त इकराम शेख के सर की तरफ है। दुश्मन के ज़हन में यह ख्याल भी नहीं कि मैं जो बड़े पुरसुकून तरीके पर हकीकत पसंदी से काम लेते हुए तस्लीम कर चुका हूँ कि दुश्मन जबरदस्त है और मुकाबला बेसुध है। यकलख्त अपनी बेदरर गुफ्तगू को मुनक़ते करके और जुमला अधूरा छोड़ के उस पर हमला करने वाला हूँ। मैं ये भी जानता था कि जब फायर होगा तो पूरा रिवॉल्वर का रुख ऊपर की बजाय कुछ नीचे हो जाएगा, लेकिन रिवॉल्वर इकराम शेख के बिल्कुल पीछे बहुत करीब था। थोड़ा नीचा होने के बावजूद रिवॉल्वर की गोली उसको कहीं भी लग सकती थी। गर्दन में, उससे नीचे रीढ़ की हड्डियों में, शाने से कुछ नीचे बाईं तरफ से दिल में। हर सूरत में ये गोली मोहलक साबित होती। मेरी बहादुरी का अंजाम ये एहसास होता कि मैंने इकराम शेख को मरवा दिया है। बराह रास्त ना सही बिलवासा तौर पर मैं उसके कत्ल का जिम्मेदार हुआ। हाँ, अगर रिवॉल्वर इतना झुक जाए कि गोली सीट के नीचे फर्श पर लगे या 10% इम्कानात की सूरत में हाथ के ऊपर उठने से छत फाड़ के निकल जाए तो मैं उस दुश्मन को मगलूब कर सकता हूँ जिसे अपनी ताकत पर नहीं, इस छोटे से आतशी और हलाकत खेज खिलौने पर भरोसा था जो उसके हाथ में था। वो नहीं जानता था कि उससे ज्यादा एतमाद मुझे अपने खाली खातों की कुव्वत पर है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इसलिए खतरा मेरी जान को नहीं, मेरे दोस्त इकराम शेख की जिंदगी को था। चुनाचे ये समझते हुए भी कि वक्त कम है और मुझे फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, मैंने इस फैसला कुन लम्हे को मायूस लौटा दिया और सिगरेट लाइटर लेकर अपनी जेब में रख लिया। मैंने बुज़दिली और कम हिम्मती के एहसास से मुफाहमत कर ली, लेकिन अच्छे दोस्त और अच्छे आदमी के बेगुनाह खून के छींटों से अपना दामन बचा लिया। तुम टॉप मैन तो नहीं हो, मैंने कहा, लेकिन उस्ताद पेड्रो की तरह ऊपर वालों के मोतमिद खास जरूर हो। क्या तुम बता सकते हो कि मुझे छोड़ने और शेख को साथ ले जाने में क्या मसलत है? मैं जवाब देने का पाबंद तो नहीं। वो इसे मोतमिद खास का खिताब पाके उसकी खुद ही कुछ और बुलंद हो गई, लेकिन बता देने में कोई हर्ज भी नहीं समझता। सब इंस्पेक्टर शेख को हम बतौरे जमानत ले जाएंगे, सिर्फ तस्दीक के लिए कि तुमने हमें खाली टेप तो नहीं दिया। यहाँ तो कोई सूरत नहीं इसको सुनने की। उसके लिए वो भारी भरकम टेप रिकॉर्डर चाहिए। अगर टेप ठीक हुआ तो शेख साहब को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये पहले की बात थी जब हमारा ख्याल था कि टेप एक ही है। तुमने दूसरे टेप की मौजूदगी का जिक्र करके हालात को गैर यकीनी बना दिया है।
हो सकता है मिस्टर शेख को उस वक्त तक रखा जाए जब तक दूसरा टेप भी ना मिल जाए जो असल है, मगर वो दूसरा टेप हमारे पास तो नहीं है जो असल है। मैंने कहा ये तुम कह रहे हो, क्या ये झूठ नहीं हो सकता? वो बोला हो सकता है। मैंने इतराफ़ किया, और ये भी हो सकता है कि असल टेप से सिर्फ एक ही कापी ना बनाई गई हो, 2 या 10 कापियां बना ली गई हों। अब तक ये कापी हमारे पास थी, तुम्हें क्या मालूम कि हमने इस कापी से कितनी कापियां और बना ली हैं। जिस सबूत को तुम मिटाना चाहते थे वो सिर्फ एक कापी ले जाने से तो खत्म नहीं होगा। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है वो लाजवाब होके बोला, इसका फैसला वही करेंगे जो टॉप मैन है। फिर एक ऐसी बात हुई जो मेरे वहमो गुमा में भी ना थी। फॉक्सवैगन 2 दरवाजों वाली कार है और ये दोनों दरवाजे आगे होते हैं, इनको खोलने वाले हैंडल भी आगे ही होते हैं, मगर इकराम शेख अगर निकलना चाहता तो उसे बाएं हाथ से लीवर टाइप हैंडल को ऊपर करना पड़ता और फिर उसके दरवाजे को इशारे से या हाथ से धक्का देना पड़ता। उसके बाद भी बाहर निकलना इकदाम खुदकशी के मुतरादिफ होता। वो सीट पर से लुढ़क जाता, तब भी खुले दरवाजे के फुटबोर्ड के करीब जमीन पर गिरता और इतनी देर में दुश्मन उसको यकीनन शूट कर देता। ये गोली इकराम शेख के कहीं भी लग सकती थी, बाहर निकलने से पहले या जमीन पर गिरने के बाद। दुश्मन जो पूरी तरह तैयार बैठा था, इत्मीनान से उसका निशाना ले सकता था। चुनाचे मेरा ख्याल था कि इकराम शेख ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, मगर जिस तरह मेरा जहन मुसलसल मसरूफ अमल था, शेख भी खाली नहीं बैठा हुआ था।